हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ दिव्या एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सक्सेस स्क्वायर अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बेटा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी थी कि आज से मैं आपको हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी की क्लासेस देना स्टार्ट करूंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स से। बट अभी क्लास 11th का इकोनॉमिक्स मैंने स्टार्ट नहीं करा है। आज से मैं 12th क्लास का इकोनॉमिक्स आपको स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज 12th वालों के बोर्ड्स हैं। बट ऐसा नहीं है कि 11th वालों को निगलेक्ट किया जा रहा है। जल्दी ही 11th वालों के लिए भी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी टारगेट है बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो पहले 12th की सीरीज चलाते हैं, साथ साथ 11th की भी मैं शुरू कर दूंगी। ज्यादा वरी करने की नीड नहीं है। और 12th वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे इधर, क्योंकि 12th की जो सीरीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो हम इंडियन इकोनॉमिक्स से करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स आपको पता है, आपके पास दो बुक्स हैं, एक इंडियन इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स आपका 40 मार्क्स का आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपका 40 मार्क्स का आता है। तो आज का जो टॉपिक है वो 40 मार्क्स के लिए है, इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज का फर्स्ट टॉपिक, जो कि आपकी बुक का पहला चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर, आजादी के समय हमारे देश की हालत कैसी थी, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी कि हम कैसे पढ़ेंगे या क्या क्या करना है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आप लोगों को समझा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टाइम खराब किए बिना अपने आज के चैप्टर को। और बेटा, जिनके जिनके बोर्ड्स हैं, आपके दोस्तों के, आपके भाई बंधुओं के, उनके साथ हमारी आज की क्लास को जरूर शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज की वीडियो को लाइक कर दें और अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास से और फर्स्ट चैप्टर से, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा, हम आज क्लासेस को इस तरीके से करेंगे कि हम फटाफट वन शॉट में एक चैप्टर को कवर कर लें, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेजर मेजर इंपॉर्टेंट बातें मैंने सब आपको बताई हैं। नोट्स फॉर्मेट में अगर किसी को कुछ भी चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आजाद हो रहा था 1947 में, उससे पहले लगभग 200 साल हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया। 200 साल ब्रिटिशर्स ने रूल किया बेटा, तो आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम हमारे ऊपर कितना बर्डन था, कितना प्रेशर था। और हमारा देश जब आजाद हो रहा था तो हमारी इकोनॉमी का क्या लेवल था, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मतलब यहाँ पर ब्रिटिश रूल के लिए आया, जो हमारे पे रूल करते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल कैसा था? लो था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल बेटा कैसा था? लो था। तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था फास्ट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। अगर हम बात करें जब जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, वो बेटा कैसी थी? वो सेल्फ सफिशिएंट थी, मतलब सेल्फ रिलायंट थे। हम अपनी चीजों को खुद ही बनाते थे, खुद ही प्रोड्यूस करते थे और खुद ही यूज करते। तो हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। लेकिन कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ इस तरीके की बनी, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ इस तरीके के निर्माण करे, योजनाएं बनाई कि जो ब्रिटिश इंटरेस्ट में था, ना कि इंडियन वेलफेयर में था। उन्होंने आए, ब्रिटिशर्स यहाँ आए क्यों थे बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करी कि हम ट्रेडिंग करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। आए तो थे बिजनेस करने, बट बिजनेस के साथ साथ हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारे पे रूल कर रहा है भाई, वो हमारे लिए नहीं कर रहा, वो सब कुछ भला करेगा अपने लिए। तो उसमें ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था, ना कि हमारा कोई वेलफेयर था। इंडिया को तो यूज किया जा रहा था एज अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे यहाँ पे कच्चा माल था बहुत, कॉटन हमारा बहुत अच्छा था, सिल्क अच्छा था, जूट अच्छा था, टेक्सटाइल में मतलब काफी अच्छा, स्पाइसीज मसाले वगैरह बहुत थे। तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल, कच्चा माल ले जाया जाता था। और बाहर के ब्रिटेन में स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग व्हील वगैरह आ गए थे, वहां पे कपड़ा बनाया जाता था और वो कपड़ा बना के मैन्युफैक्चर करके
फिर यहाँ पर इंपोर्ट करा जाता था। तो दो बातें ध्यान रखेंगे, इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो जब हमारे हाथ से रॉ मटेरियल लेके जाया जाता था तो हमें कोई टैक्स नहीं, मतलब टैक्स हमें कुछ नहीं पे करते थे, मतलब ब्रिटिशर्स हमें कुछ पे नहीं करते थे। जब हमें बाहर से बना हुआ कपड़ा बेचते थे तो हमसे टैक्स ले लेते। तो भाई हर तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इंडिया जो था वो क्या बन गया था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। कोई ऑफिशियल एस्टिमेशन जो है हमारे पास नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो वो नहीं थे, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे दादा भाई नारोजी, VKRV राव एंड RC देसाई, इन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स उस टाइम पे निकाले कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर करना है। अगर इनमें से किसी एक का नाम पूछे कि सबसे बढ़िया एस्टिमेट किसका था तो वो VKRV राव का था। सबसे बढ़िया एस्टिमेट इन्होंने ही दिया था। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं उस टाइम के एग्रीकल्चर सेक्टर की, उस टाइम के कृषि क्षेत्र की। तो कृषि का क्षेत्र कैसा था? कृषि का क्षेत्र की बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। पूरी तरीके से एग्रेरियन इकोनॉमी थी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडिया में 85% तक की पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती थी अपनी लाइवलीहुड के लिए। इंडिया के अंदर पॉवर्टी जिसे कहते हो आप, गरीबी और इलिटरेसी, अनपढ़ता हर जगह पर फैली हुई थी। एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या सफर कर रहे थे कि प्रोडक्टिविटी का लेवल काफी कम था, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी थी। हम हल से खेत वो करते थे, जैसे आपको पता होगा प्लोइंग करते हैं, फील्ड्स का, खेतों को जोतते हैं, हल से करते थे या बैलों से करते थे। कोई ट्रैक्टर मशीनें हमारे पास नहीं थी, अच्छी मशीनें नहीं थी जिनका यूज करके हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़िया कर लें। और हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी मतलब रुकी हुई थी। तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी बेटा? स्टेगनेंट थी, रुकी हुई थी, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही थी। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो मतलब कितने परेशान है फार्मर्स यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सब कुछ ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया और हमारी इकोनॉमी रुक गई थी। अब हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो रुकी हुई थी, स्टेगनेंट थी, उसके क्या क्या कारण थे? जिसका पहला कारण है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेटा, बहुत सारे लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो थे वो इंट्रोड्यूस करे ब्रिटिशर्स ने, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट सिस्टम इन लोगों का रहा जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के अंदर जमींदार जो थे वो रेंट कलेक्ट करते थे कल्टीवेटर से और एक फिक्स्ड रेवेन्यू सरकार को पे करना होता था। आपने क्या करना है, पैसा वो लोग लेते थे, जमींदार क्या करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे और एक फिक्स्ड रेवेन्यू सरकार को पे करना होता था। मतलब जैसे जमींदारों को बोल दिया कि आप जो है ना इतने एरिया से सबसे रेंट इकट्ठा करो और वो रेंट उठा करके सरकार को पे कर देते थे। नीदर द जमींदार नॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन लैंड इंप्रूवमेंट। और टैक्स तो लेते जाते थे लेकिन लैंड के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, दोनों में से किसी की भी। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये, हमारी इकोनॉमी पूर्ण रूप से मॉनसून पे डिपेंड थी। पूरी तरीके से हम मॉनसून पर डिपेंड थे। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो हम इन्वेस्टमेंट करते कहाँ? हम किस तरीके से अच्छा एक बढ़िया, जिसको आप बोलते हो ड्रिप सिस्टम, जिसको आप बोलते हो कि अच्छे टैंक्स बनवाना, ड्रेनेज सिस्टम, कुछ नहीं था। इरिगेशन फैसिलिटी इनएडिक्वेट थी। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। एग्रीकल्चरल आउटपुट डिपेंड था किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर। क्रॉप फेलियर वॉज कॉमन और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थी मॉनसून के टाइम पर। अगर प्रॉपर बारिश नहीं हुई तो क्रॉप ने खराब होना ही होना है। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास संसाधनों की कमी थी, टूल्स और टेक्निक्स की कमी थी, बहुत आउटडेट हो चुके थे। फर्टिलाइजर्स का यूज हम ज्यादा कर नहीं रहे थे। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की भी कमी थी। लैंड टेन्योर सिस्टम जो था वो अनफेवरेबल था, बहुत ही वर्स था।
कुछ कमाई हो या ना हो, आपको रेंट पे करना है, आपको पैसा ब्रिटिशर्स को देना ही देना है। अब इसके बाद हम लोगों को दबाया जाता था किस चीज के लिए? कमर्शियलाइज करो एग्रीकल्चर को। जबरन हमसे कमर्शियलाइजेशन कराई जाती थी। मतलब पहले जो फार्मर्स थे ना, उनको जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था तो सेल्फ रिलायंट थे, अपने हिसाब से अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ग्रो करते थे और रखते थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया? इंडिगो, नील, टी, कॉफी, इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज कर दिया, इनकी जरूरत पड़ने लगी। तो ओपियम, अफीम, इंडिगो, इन सब चीजों की प्रोडक्शन जो है उन्होंने क्या करा? फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन को कम करा दिया और कैश क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। कैश क्रॉप्स क्या होती है बेटा? ऐसी क्रॉप्स जिनको अगर हम मार्केट में सेल करते हैं तो हमें कल को पैसा मिलेगा। ऐसी क्रॉप्स उन्होंने बोला कि ज्यादा ग्रो करो, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। तो जबरदस्ती इनसे ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स करवा रहे थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत जान ले। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफी वीक हो चुका था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था। हाथों का काम हमारे यहाँ के कारीगरों को बहुत बेहतर तरीके से आता था। हाँ, जैसे आपको पता ही होगा, ब्रिटिशर्स से पहले हमारे यहाँ पे मुगल्स रूल करा करते थे। तो राज दरबार में इतना सुंदर सुंदर चीजों को सजाना, बनाना, जो वो पहनते थे, हाथों का काम बहुत अच्छा था इंडिया का। लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी इन्होंने खत्म कराया और इन्होंने बोल दिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो, मतलब यहां से इंडस्ट्रीज को कर दो बंद। इंडिया के कारीगरों को हम ले जाएंगे ब्रिटेन, यहाँ इंडिया क्या कर देगा? हमें रॉ मटेरियल, हम वहां पर उनसे फिनिश गुड्स बनवाएंगे और उसे यहाँ पर हाई प्राइसेस पे बेच देंगे। तो इंडिया जो था सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। यहां से कच्चा माल भेजो, वहां से फिनिश प्रोडक्ट बन के आएगा, यहां से जो जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा, कोई कर नहीं मिलेगा। लेकिन वहां से अगर आप कुछ भी खरीदोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जो कि एक बहुत ही मेजर कंसर्न था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि कॉलोनियल रूल था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लगा दी। जैसे मैंने आपको बताया, यहां से कुछ भी जाएगा तो टैक्स नहीं मिलेगा, वहां से कुछ भी मंगाओगे तो टैक्स मिलेगा। ठीक है, हैवी ड्यूटीज लगा दी इंडियन गुड्स पे और ब्रिटिश गुड्स ड्यूटी फ्री कर दिए। मशीन के बने हुए जो चीजें थी वो सस्ती कर दी, क्योंकि बाहर से मशीन की बनी हुई चीजें आ रही थी। और प्रिंसली जो स्टेट्स थे, प्रिंसली पैट्रोनेज चलती आ रही थी, जो राजा लोग चला रहे थे, उनको खत्म कर दिया। उनको खत्म कर दिया तो ये सारी चीजें भी खत्म हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे फार्मर्स देखो फेस कर रहे थे, हमारे जो कारीगर लोग थे वो फेस कर रहे थे। अब है लूप साइड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं हैवी और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो थी उनको डिस्करेज किया जा रहा था, लेकिन कुछ इंडस्ट्री जैसे कॉटन और जूट मिल्स को डेवलप किया गया। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन जाता है। ओनली अ फ्यू इंडस्ट्री लाइक कॉटन एंड जूट। ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ये शो कर रहे थे, काफी कम इंटरेस्ट शो कर रहे थे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इंडिया की, काफी कम इंटरेस्ट इन्होंने शो करा। तो इंडिया एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर बन गया कंज्यूमर गुड्स का। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करी? एक कैनाल ओपन करी जिसे स्वेज कैनाल कहा जाता है 1869 में, और इसको ओपन करने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कम हो गई, क्योंकि रास्ता छोटा हो गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी मोनोपोली हो गई थी फॉरेन ट्रेड पे, इन्होंने पूरी मोनोपोली कर ली भाई कि हम बताएंगे कहां पर क्या चीज बेचो, हम बताएंगे क्या खरीदो, हम सब कुछ देखेंगे। और 50% जो ट्रेड था वो ब्रिटेन से ही हो रहा था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, 85% पॉपुलेशन एग्रेरियन पर डिपेंड थी। तो 70 to 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी। सिर्फ 10% लोग ही थे जो मैन्युफैक्चरिंग में थे और 15 से 20% लोग हमारे सर्विस सेक्टर में। यही हमारे देश को ग्रो करने से रोकने का एक रीजन भी रहा है। हमारी सरकार आज इस पे काम कर रही है, जैसे कि कल हमारा बजट भी आया है तो उसमें यही बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट दो, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर पे काम कर लिया, फिर सीधा सर्विस पे किया, मैन्युफैक्चरिंग पे काम नहीं किया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ पर आए, कुछ देखो अच्छा भी करके जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने अच्छा कर दिया, इन्होंने डेवलप करा, रोड्स इन्होंने बनाई, इन्होंने अपने लिए, हमारे लिए नहीं, ताकि ये रॉ मटेरियल को आसानी से ला सके, ले जा सके। रेलवे बनाई ताकि सामान को लाया ले जाया जा सके। कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया ताकि एक दूसरे से बातचीत की जा सके। इन सब चीजों के लिए ये काम कर रहे थे। स्विस कैनाल जैसा मैंने बताया 1689 में इन्होंने बनाया, इसका काफी इम्पैक्ट पड़ा, इससे डिस्टेंस जो था वो कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, टाइम कम हो गया, ब्रिटिश शिप को आसानी से इंडियन पोर्ट्स पर लाया जा सकता था, एक्सेस मिल जाता था। और इंडियन इकोनॉमी को क्या हुआ, इंडियन में जो इंडियन मार्केट में चीप प्राइसेस के गुड्स आने शुरू हो गए। हैंडीक्राफ्ट और लोकल इंडस्ट्री जो थी वो फिर कम हो गई और लगभग 50% फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया, जैसा मैं आपको बता चुकी थी। ये है स्विस कैनाल का, ऐसे इन्होंने रास्ता पूरा बना लिया था जाने के लिए, और इस तरीके से इजीली शिप्स वगैरह आती थी और हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो थे ये सामान लेकर के आते थे। तो जैसा कि थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में लिखा, रोड्स बनाए इन्होंने जिससे रॉ मटेरियल आसानी से जा सकता था और विलेजेस की से भी कनेक्टिविटी आसानी से बच जाती थी। रेलवे का इंट्रोडक्शन किया 1850 में और रेलवे से भी कमर्शलाइजेशन अच्छा हुआ और डिस्ट्रॉय कर दिए जितने भी सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी उनको खत्म करके ये बनाना शुरू कर दिया। पोस्टेज टेलीग्राफ लेकर के आए अलग अलग एरियाज में और इंटरनल ट्रेड इससे अफेक्ट हुआ, वो बेटर हुआ। तो देखो मैं ये नहीं कहूंगी ब्रिटिशर्स बुरे थे, हर एक चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो कुछ बुरा किया तो कुछ अच्छा भी किया। हमें क्या मिला? रेलवे। हमें क्या मिला? पोस्टल टेलीग्राफ। इन्होंने ही बना के दिया, हमारे पास कुछ नहीं था बेटा। इन्होंने ही हमारा लीगल सिस्टम, हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, जुडिशियल सिस्टम इन्होंने अच्छा किया। हमें तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, हमें तो पता ही नहीं था लॉ क्या है ना। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया, इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया। इसी के साथ साथ बेटा इन्होंने और क्या किया, अच्छे बंदरगाह पोर्ट्स भी बनवाए, वो भी आप ऐड कर सकते हो। इन्होंने पोर्ट्स बनवाए, रेलवे इंट्रोड्यूस कराया और रोड्स जो है वो बिल्ड कराए बेटा। कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको आप पोस्टल टेलीग्राफ बोल रहे हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करा, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बिल्ड करा इन्होंने बढ़िया से। रोड्स पोर्ट्स बनवाए, ठीक है ना। इन्होंने ही हम मनी का इंट्रोडक्शन भी किया था, मनी भी यही लेकर आए। इससे पहले हम बार्टर सिस्टम पे डील करते थे तो करेंसी ये लेकर के आए, मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स जो थे जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सब किसने करा? ब्रिटिशर्स ने। तो मैंने पूरे चैप्टर को क्रक्स निकालने की आपके साथ कोशिश करी है कि आपको इजीली मैं वो सारी चीजें दे दूं कि हम कम टाइम में अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से चैप्टर को कंप्लीट कर लें। मैं इसी के आपको एमसीक्यूज भी एक बार करवा दूंगी जो पेपर में आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगी सिर्फ एक 10 से 15 मिनट की क्लास में। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप आज पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। टॉपिक में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगली वीडियो के आने का वेट करें और इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।